चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वान डे ग्राफ जनरेटर। आपके यहाँ पे सामने जो है मैंने डायग्राम बना रखा है और हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वान डे ग्राफ जनरेटर जो है वो कौन कौन सी बातों पर, कौन कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखिए, हमने पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप सभी को पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। हम अनेक बार इसको पढ़ चुके हैं, अनेक बार इसका इस्तेमाल किए हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा सर कि अगर क्यू को हम लोग फिक्स रखें तो ये सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इसका मतलब और ए क्या है, एरिया। यानी जिन जगहों पर एरिया कम होता है वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही? जिन जगहों पर, अब इस बात को आप अच्छे से अगर समझ पाओगे तो आप ये भी बात समझ पाओगे कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर पे जहाँ नुकीले सिरे होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है, तो ये इसके जो नोक वाले सिरे होते हैं, नुकीले हिस्से, वहाँ एरिया कम होता है, नोक का एरिया कम होता है। तो जहाँ एरिया कम होता है वहाँ चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी याद रखना, किसी भी कंडक्टर के नुकीले सिरों पर चार्ज क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है, ज़्यादा चार्ज की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है ना, ये आपको ये वाला फॉर्मूला समझाता है कि जहाँ एरिया कम वहाँ चार्ज ज़्यादा। तो याद रखना कि कंडक्टर के नुकीले हिस्सों पर चार्ज की मात्रा ज़्यादा होती है और ऐसी जगहों के आसपास से जब वायु गुजरती है, यानी एयर जब पास होती है, ठीक है, तो वो चार्ज जो है उस चार्ज के कांटेक्ट में, उस जैसे मान लो, ये मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, और उसका एक सिरा मान लो नुकीला है, तो उस नुकीले सिरे पर चार्ज की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब आसपास से एयर चलेगी तो एयर के पार्टिकल्स उस चार्ज को लेकर के चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और उसके बाद वो आयोनाइज्ड, अब वो चार्ज आयोनाइज्ड हो गए तो प्लस प्लस क्या होता है, रिपल होते हैं, तो वो वाली एयर फिर दूर चलने लगती है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक विंड। तो आप ध्यान रखेंगे इसको, विंड यानी क्या होता है, हवा, ठीक है। और उसको इलेक्ट्रिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो चार्ज हो चुके, उसके पार्टिकल्स चार्ज हो चुके हैं, ठीक है। अब अब ध्यान से देखना एक और बहुत वाली बात, देखो यहाँ पे जब चार्ज, ये चार्ज जो है वो एयर में जा रहा है, ये चार्ज कहाँ जा रहा है, तो ये एयर चार्ज हो गई है। तो इस तरीके से कंडक्टर के नुकीले हिस्से से चार्ज एयर में जाने की जो प्रक्रिया है, कंडक्टर के नुकीले सिरे से चार्ज के एयर में जाने का जो प्रोसेस है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन डिस्चार्ज। क्या पढ़ते हैं इसको? कन्वेंशन डिस्चार्ज बोलते हैं इसको। आपके बुक में ये दिया हुआ है, पहले पैराग्राफ में देखो, लास्ट लाइन में दिया हुआ है। कन्वेंशन डिस्चार्ज किसको बोलते हैं? जब किसी कंडक्टर के नुकीले सिरे पर जहाँ चार्ज की मात्रा ज़्यादा है वहाँ के पास से जब वायु गुजरती है, हवा गुजरती है, तो उस कंडक्टर का जो चार्ज है वो कहाँ चले जाता है, एयर में चले जाता है। उसको जो एयर, अब जो एयर फ्लो हो रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक विंड बोलेंगे, ठीक है। और इस प्रकार चार्ज के कंडक्टर से निकलकर, नुकीले सिरे से निकलकर एयर में जाने की जो घटना है, ये जो जो फिनोमिना जो हुआ है उसको बोलते हैं कन्वेंशन डिस्चार्ज, यानी संवहन निरावेशन, संवहन विसर्जन भी आप बोल सकते हो। संवहन विसर्जन दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में, सबसे ऊपर काली लाइन में देखो, पहले पैराग्राफ में दीदी, यहाँ देखो दीदी, यहाँ देखो, वान डे ग्राफ जनरेटर के चालू होने के पहले दिख रहा है। कोई डाउट है क्या? अब सुनो मेरी बात आगे। तो ये जो मैं आपको अभी बात बताया, इसी सिद्धांत पर ये जनरेटर कार्य करता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इस जनरेटर का काम क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। जब आपको कई मिलियन, 6, 8, 10 मिलियन, बहुत बड़े बड़े मिलियन वाला आपको वोल्टेज अगर प्राप्त करना हो, इसका यूज होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में इन्वेंशन के लिए। जब बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं, बड़े बड़े रिसर्च कार्यक्रम होते हैं ना, तो जहाँ जहाँ बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के, उस जगह पे इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है।
हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए, हाई वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, ठीक है। मिलियन के ऑर्डर का हमको इसमें वोल्टेज मिलता है, सोचो मिलियन। इसका आविष्कार किया था वान डे ग्राफ जेनरेट ने। वान डे ग्राफ उसी के नाम पर, उसी के ऑनर में हम लोग रखे हैं। 1931 में वान डे ग्राफ ने इसको आविष्कृत किया था और उसी के सम्मान में हम इसको क्या बोलते हैं, वान डे ग्राफ जनरेटर। अब सुनो, ठीक है, 1931 सन में याद रखना, ठीक है। और किसने इसका आविष्कार किया था, वान डे ग्राफ। वान डे ग्राफ, जनरेटर मत बोल देना, जनरेटर तो उसने उपकरण बनाया ना, वान डे ग्राफ ने आविष्कार किया था। जनरेटर वो चीज है जिसको उसने आविष्कार किया इसका। अब सुनो, अब इस उपकरण का हम लोग पहले संरचना देखते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये कैसे, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका काम क्या क्या है, पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले आप देखो कि इसमें दो स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं, स्तंभ यानी कॉलम 15 मीटर ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं, इंसुलेटर के बने होते हैं ये स्तंभ, कॉलम होते हैं। और इन कॉलम्स के ऊपर में आपको एक बड़ा सा, आपको एक कंडक्टर का स्फेरिकल शेल दिख रहा है, खोखला शेल लगा हुआ है ये, ठीक है, कंडक्टर का बना हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, यस, खोखला गोला लगा होता है ऊपर में। ये प्लस चार्ज कहाँ से है, सब हम सीखेंगे भी धीरे धीरे। पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये दो 15 मीटर बड़े बड़े, दो ऊंचे ऊंचे इंसुलेटर, ये जो कॉलम है उनके ऊपर एक स्फेरिकल शेल लगा हुआ है, कंडक्टर का बना हुआ, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद क्या है कि अब हम देखते हैं कि अंदर में इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। आपको P1 और P2 दो घिरनियां दिख रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, घिरनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, पुलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो पुलीज दिख रही हैं, P1 और P2, और जिनमें आपको एक पट्टा लिपटा हुआ दिख रहा है, ठीक है, रबर का बना होता है, यानी कि कोई इंसुलेटर का बना होता है, एक पट्टा दिख रहा है आपको, जैसे आटा चक्की में देखो पट्टा लिपटा होता है, दो चक्कों के बीच पट्टा घूमता है, वैसे ही आप इसको समझने के लिए सरल शब्दों में आप सोच सकते हो। तो ऐसे एक पट्टा लिपटा हुआ है, दो घिरनियां हैं P1 P2, और जो नीचे वाली जो घिरनी है, एक घिरनी तो इस स्फेरिकल शेल के जस्ट सेंटर में आपको दिखाई दे रही है, और दूसरी घिरनी नीचे है, और उस घिरनी से हम मोटर जोड़े हुए हैं, यानी उस मोटर की सहायता से, उस मोटर की मदद से इस घिरनी को घुमाया जाता है। और घिरनी में लिपटा हुआ है पट्टा, तो घिरनी गोल गोल घूमेगी तो पट्टा भी ऊपर जाएगा, ठीक वैसे जैसे आटा चक्की में काम होता है वैसे ही। आप उसको सोचोगे ना तो ये जल्दी समझ में आएगा, समझ में आ रहा है। तो और फिर ये भी घूमने लगती है ऑटोमेटिक, एक घूमेगा पट्टा घूमेगा तो ये भी घूमेगी, सीधी सी बात है, देखो ना। तो चलो ये हो गया। अब सुनो, आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे जो C1 C2 दिख रही हैं, दो कंघियां या कॉम्ब जिसको अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रे कॉम्ब। कौन सा कॉम्ब, और इसको बोलते हैं कलेक्शन कॉम्ब। कौन सा कॉम्ब, ये कलेक्ट करता है, कलेक्टर कॉम्ब, यस। कौन सा कॉम्ब बोलते हैं, कलेक्टर कॉम्ब बोलते हैं, ठीक है, यस, ओके। तो ये हाँ, ये स्प्रे कॉम्ब हो गया, स्प्रे करना, इसका काम है स्प्रे करने का, और वो कलेक्ट करता है। ये किस चीज का स्प्रे करता है, चार्जेस का। कैसे करता है हम सीखेंगे धीरे धीरे। और ये कलेक्ट करता है, कैसे कलेक्ट करता है, क्या प्रोसेस होता है, सब धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल आप ये देखो कि इस जो स्प्रे कॉम्ब है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है हाई टेंशन बैटरी से, यानी इस बैटरी की मदद से हम इसको चार्ज करते हैं, ठीक है। और पूरा का पूरा चार्ज जो है इस प्रोसेस के माध्यम से हम इस गोले के ऊपर इकट्ठा करते हैं। किसके ऊपर इकट्ठा करते हैं, गोले के ऊपर। ध्यान से देखो, पूरा का पूरा चार्ज इस जो खोखला गोला है उसके ऊपर इकट्ठा करते हैं, और वो चार्ज एयर में लॉस ना हो जाए, ऊपर लॉस हो जाए करके पूरे को हम एक कवर कर देते हैं टी से। इस टी को अपन कहते हैं, ये टी जो है ना, ये है एक लोहे की टंकी। ये पूरे बड़ी लोहे की टंकी में हम इसको क्या करते थे, बंद कर देते हैं, ताकि इस गोले का जो चार्ज है वो वायु में क्षरित न होने लगे, लॉस ना होने लगे, डिस्चार्ज ना होने लगे, ठीक है। उनको सेव करना है, सेव करेंगे तभी तो पोटेंशियल उसका बढ़ते जाएगा ना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है थोड़े बहुत चीज।
क्या क्या है बताओ, बोला कितनी कंघी है? 2 कंघी। स्प्रे कलेक्टर, सॉरी स्प्रे कॉम एंड कलेक्टर कॉम, ठीक है। कलेक्शन या कलेक्टर कॉम आप उसको बोलो, कलेक्ट एक्चुअली वो, हाँ हाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, कलेक्टर कॉम है, ठीक है। हाँ सुनो आगे बढ़ते हैं, चलो सुनो ना, मेन कहानी समझो ना, मेन कहानी। अब देखो, इस पूरे बड़े से जो हमने लोहे का जो टैंक लगाया हुआ है, उसको हमने क्या कर दिया है? अर्थिंग कर दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी अर्थिंग कर दिया, ताकि ये सब खतरे से बचाव के लिए किया जा रहा है, ताकि एकदम कोई भी किसी भी प्रकार का डेंजर, यहाँ पे एक्चुअली बहुत डेंजरस होता है। इसके इसके लिमिटेशंस ड्रॉबैक्स में हमने लिखा हुआ है कि इसका आकार सोचो 15 मीटर बड़े बड़े ऊंचे स्तंभ है, कॉलम से उन पर ये टिका हुआ है, तो काफ़ी ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, बिकॉज वेरी हाई पोटेंशियल उत्पन्न करता है। अब हम सारे पार्ट्स को तो इसके समझ लिए हैं, अब हम इसका वर्किंग समझते हैं कि काम कैसे करता है ये। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए अब हम इसका वर्किंग समझते हैं। तो देखो कहानी चालू होती है, कहानी का जो शुरुआत है वो सबसे पहले होता है, हाई टेंशन की जो बैटरी हमने यहाँ इस्तेमाल की है, उस बैटरी की मदद से ना आप ये वाली कंघी को, ये वाले कॉम्ब को चार्ज देते हैं, ठीक है। अब यहाँ कंसेप्ट आता है नुकीले नुकीले हिस्सों का यहाँ क्या रोल है, क्या महत्व है। तो हमने आपको बताया कि जब किसी कंडक्टर का कोई सिरा नुकीला होता है तो वहाँ चार्ज की मात्रा अधिक होती है, चार्ज ज़्यादा होता है। तो जब आप इसको चार्ज दोगे ना, तो इस कंघी के जो नुकीले सिरे हैं उनमें चार्ज बहुत क्या होगा? ज़्यादा होगा। वो चार्ज जब ज़्यादा होगा तो उसके आसपास की जो एयर चलेगी ना, समझ में रहे, उस एयर के पार्टिकल्स भी इस चार्ज को ग्रहण करके इस चार्ज के कांटेक्ट में आकर, इसके छेद है ना, ये आसपास की जो एयर है वो इन चार्जेस के कांटेक्ट में आकर के उस एयर के पार्टिकल्स भी चार्ज हो जाएंगे। उस एयर के पार्टिकल्स भी क्या होंगे? अब वो भी चार्ज हो चुके हैं और सामने कंघी रखी है उस पर भी प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस क्या होगा? रिपल होगा। समझ में आ रहा है? प्रतिकर्षित होगा। फिर जो एयर चलेगी वो, अब वो प्रतिकर्षित होने के कारण वो एयर किसके किसके कांटेक्ट में आ जाती है? पट्टे के कांटेक्ट में। जो एयर जो कि आयोनाइज्ड हो चुकी है ना, एयर जो कि क्या हो चुकी है, और वो पट्टे के कांटेक्ट में आती है, और वही आयोनाइज्ड हो जाने के कारण वो पूरा चार्ज पट्टे के माध्यम से ऊपर उठने लगता है। बिकॉज इस पूरे पुली को, इस पूरी घिरनी को आप क्या कर रहे हैं? मोटर की मदद से घुमा रहे हैं। तो घुमा रहे हैं तो जो ये जो पट्टे पर जो इस कंघी से जो चार्ज आया है, इस पट्टे पर कहाँ से जो चार्ज आया? कंघी से जो चार्ज आया है वो पट्टे के घूमने के कारण चार्ज ऊपर चढ़ता जाएगा। जब चार्ज ऊपर चढ़ता जाएगा उसका सामना होगा, सामने वाली कंघी बैठी वहां पे, उसका काम है कलेक्ट करने का, इसका काम है स्प्रे करने का, छिड़केगी, ये चार्ज को छिड़कने का काम करेगी, वो कलेक्ट करने का काम करेगी। कैसे काम करेगी कलेक्ट करने का वो भी सुनो। जब ये पट्टे वाला जो प्लस चार्ज ऊपर चढ़ करके आप इसके सामने पहुंचेगा तो यहाँ पे वही वाली घटना घटेगी। कौन सी वाली बताऊं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। जब ये सोचो प्लस चार्ज वाला पट्टा और ये कंघी है, फिर स्थिर विद्युत प्रेरण क्या होता है? किसी चार्ज चीज की, कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके सामने जब अनचार्ज चीज आती है तो उसका सामने वाला सिरा पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाता है, नेगेटिवली चार्ज, और पीछे वाला साइड, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला सिरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इसका पिछले वाला सिरा डायरेक्ट गोले से कनेक्ट है, नहीं समझ में आया क्या? तो प्लस चार्ज बन जाएगा, और वो प्लस आपको इकट्ठा होते हुए दिख भी रहा है, देखो आप, समझ में आ रहा है कि मेरा पक्का? और इसमें कौन सा चार्ज आ चुका है? तो सीधी सी बात है, जब वो माइनस चार्ज आ चुका है तो उसके पास, उसके आसपास की उसके आसपास की जो वायु है, जो एयर है, वो भी चार्ज हो जाएगी, लेकिन उसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि अब इस कंघी में कौन सा चार्ज है? अब इस कंघी के नोकों पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसके आसपास के एयर के पार्टिकल्स में भी नेगेटिव चार्ज जाएगा। वो नेगेटिव चार्ज इस पट्टे के प्लस चार्ज को क्या कर देगा? खत्म करेगा। इसलिए आपको इसके उस पर वाला जो पट्टा जाता दिख रहा है उसमें कोई चार्ज नहीं है। देख लो इस पर जो पट्टा आ रहा है उसमें कोई चार्ज नहीं है। समझ में आ रहा है? अब आप समझने के लिए, सरल शब्दों में समझने के लिए समझ सकते हो कि ये प्लस चार्ज गया जो कंघी से होते हुए डायरेक्ट गोले तरफ ट्रांसफर हो गया, बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसेस हुआ है, उसकी घटना के माध्यम से उधर चले गया, फिर वो पट्टे का हिस्सा वापस लौट के आएगा, कहानी जारी है, फिर इधर आएगा, फिर इस स्प्रे कंघी से चार्ज लेगा, एक साइकिल बना हुआ, काम चलते चलेगा, फिर इस स्प्रे कंघी से चार्ज लेगा,
फिर ये पट्टे का हिस्सा ऊपर उठेगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा वो चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा सीधा, और ये हम ऊपर इस आउटर शेल में वो इकट्ठा होते जा रहा है चार्ज, वो इकट्ठा होते जा रहा है, और इकट्ठा होते 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 इसका पोटेंशियल 8-10 मिलियन तक पहुंच जाता है, मिलियंस के ऑर्डर में इसका पोटेंशियल मिलता है। और इसका यूज कैसे करते हैं, अब ये इस बहुत भारी मात्रा में अपने पोटेंशियल इकट्ठा कर लिया, जमा कर लिया, उतना पोटेंशियल दे करके हम किसी पार्टिकल्स जो एकदम छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनको हम एक्सेलरेट करा सकते हैं। भाई कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कब करता है, जब आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। हमने पढ़ा ना, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, कम पोटेंशियल ज़्यादा पोटेंशियल तो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। इतना ज़्यादा पोटेंशियल से हम, इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है ना, पार्टिकल्स को हम एक्सेलरेट कराने के लिए करते हैं। क्या है ये, जनरेटर है ना, ये एक्सेलरेटर का काम करता है। एक्सेलरेटर मतलब स्पीड बढ़ाने का, पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत इसका इस्तेमाल होता है एक्सपेरिमेंट करने में, रिसर्चेज में। जब इसके टॉपिक के बाद आपको इसके वो भी लिखना है, उपयोग भी लिखना है, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और इसके थोड़े लिमिटेशंस भी लिखने हैं। लिमिटेशंस यानी सीमाएं, लास्ट में दिया होगा, आप देखो। हाँ वही दोष, वही लिमिटेशंस, मतलब कि आकार इसका बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसको उपयोग करने में थोड़ी सी असुविधा होती है ये। और ये शहरी इलाके में नहीं रहता, यानी कि एकदम जैसे, मतलब इसको जहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करना हो, जहाँ रिसर्च सेंटर्स होते हैं थोड़े भीड़ से हटकर, उन जगहों पे तो रिस्की होता है ना, ये डेंजर है ना, क्योंकि इसमें तो ये हो गया। हाँ हाँ हो गया, ठीक है। सीधी सी बात है ना, ये स्प्रे कॉम जो है वो चार्ज देते जाएगा, और पट्टे में से चार्ज होकर के पहले ये सीधा नेगेटिव होगा, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और वो चार्ज धीरे धीरे उस पर बढ़ता जाएगा, ये नेगेटिव उस पॉजिटिव को खत्म करेगा करके इस तरफ आने वाला पट्टा वापस अनचार्ज हो चुका है। और ये कहानी लगातार जारी रहेगी, फिर वो पट्टा इधर आएगा, फिर इसे चार्ज देगा, फिर आगे जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, धीरे धीरे इसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते, ये पोटेंशियल जब तक कि एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी होता है 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर, इस डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी तक की इसकी जो बताया था आपको मैं, याद करो, हम लोग बोले थे ना कि कम से कम एयर में जो इंटेंसिटी है, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी वो इतनी रहनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गई, समझ जाओ एयर में वो चार्जेस का क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर किसी मेटल के स्फीयर को क्या 1 कूलम चार्ज दिया जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि जब हमने इसके पोटेंशियल की गणना की थी, हमने, तो उसका पोटेंशियल उस लिमिट से भी क्या हो रहा था, ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखें। और ये वाली कहानी कहाँ लिखी है, सबसे लास्ट में ये बात लिखी है, आप देखना। ये यूनिट थोड़ा सा गलत हो गया, ये वोल्ट प्रति मीटर, हाँ। मेगावाट वही मिलियन वोल्ट। तो चले, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।